नमस्कार, हिमाचल खबरनामा के अंक में मैं गजेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में 7 मई से 16 मई तक कोरोना कर्फ्यू, धारा 144 लागू। राज्य में 31 मई तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं भी हुई रद्द। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में प्लाईबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक केमिकल टैंक में ब्लास्ट होने से एक मजदूर की मौत। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा की जा रही हिंसा को लेकर हिमाचल में भाजपा द्वारा जगह जगह किए जा रहे प्रदर्शन, राष्ट्रपति शासन लगाने की जा रही मांग। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई और इस महामारी के मामलों में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की गई। इसके दृष्टिगत वायरस की चेन को तोड़ने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य में 7 मई 2021 से 16 मई 2021 मध्य रात्रि तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। इस अवधि के दौरान सभी सरकारी और निजी कार्यालय एवं संस्थान बंद रहेंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जलापूर्ति, स्वच्छता इत्यादि सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में बीड़ पलासी गांव में स्थित एक प्लाईबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक केमिकल के टैंक में ब्लास्ट हो गया। जानकारी के अनुसार जब मजदूर कंपनी में काम कर रहे थे तभी उद्योग में स्थित केमिकल के टैंक में अचानक से ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना भयंकर था कि एक मजदूर की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में 3 अन्य कामगार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। नालागढ़ स्थित फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम सहित दमकल विभाग नालागढ़ के अधिकारी व जवान 3 गाड़ियां लेकर तुरंत मौके पर पहुंचे। दोनों ही विभागों की टीमों द्वारा घायलों को घटनास्थल से बाहर निकाला गया, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके का जायजा लेकर मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। मीडिया से बात करते हुए दमकल विभाग नालागढ़ के लीडिंग फायरमैन रामपाल चौहान ने बताया कि जैसे ही दमकल विभाग को हादसे की सूचना मिली तो वे दमकल विभाग की 3 गाड़ियों सहित मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर केमिकल के टैंक में ब्लास्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में एक कामगार की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य कामगार घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों का पता पुलिस द्वारा लगाया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में ब्लास्ट होने की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार फैक्ट्रियों में ब्लास्ट हो चुके हैं, जिसमें दर्जनों की तादाद में कामगार। हमें फायर कॉल आई थी, जैसे हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ लगा कि ब्लास्ट हुआ, तो हमने अंदर जाकर देखा तो हमने जो भी था, इसका मैनेजर था केसी झा, उसको निकाला गया और उसको चिकित्सालय भेजा और 2 घायल और थे, उनको भी हमने निकाला। और सर, इस हादसे में कितनों की डेथ हुई? एक। और घायल कितने हुए? घायल कितने हुए? इंजर? घायल 3 थे। हालांकि मजदूर संगठनों द्वारा समय समय पर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं और कंपनी मालिकों द्वारा मजदूरों को सुरक्षा देनी चाहिए, वह नहीं दी जाती, जिसके चलते आए दिन ऐसे हादसों से कामगारों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब देखना यही होगा कि इस हादसे में पुलिस प्रशासन कंपनी प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। जिला सिरमौर में कोरोना मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। बता दें कि जल्द ही सिरमौर जिला को ऑक्सीजन से लैस 250 बेड उपलब्ध होंगे। जिलाधीश सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि यह बेड नाहन मेडिकल कॉलेज के अलावा सरकारी व निजी अस्पतालों को मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कोशिश है कि कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके।
सिरमौर जिला में ऑक्सीजन से लैस 250 बेड जल्द ही कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे। यह बेड नाहन मेडिकल कॉलेज के अलावा सरकारी व निजी अस्पतालों में मुहैया करवाए जाएंगे। इस बारे में डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन से लैस 100 बेड उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है, जिसमें से 10 बेड की व्यवस्था कर दी गई थी, जबकि 30 बेड आने वाले 2 या 3 दिनों में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। डीसी ने बताया कि पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल को कोविड हेल्थ सेंटर में तब्दील किया जा रहा है और यहां पर ऑक्सीजन से लैस 50 बेड उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि यहां भी गंभीर कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतरीन उपचार मिल सके। उपायुक्त ने बताया कि पांवटा साहिब के जुनेजा निजी अस्पताल में ऑक्सीजन से लैस 40 बेड सप्ताह भर में क्रियान्वित हो जाएंगे। इसके अलावा पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के बड़ू साहिब में भी हेल्थ सेंटर बनाया जा रहा है, वहां पर भी 50 बेड की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन का प्रयास है कि कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। जो हमारे पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं उनको समय रहते अच्छी मेडिकल सुविधा मिले, इसके लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है कि मैक्सिमम जो हॉस्पिटल हैं या बाकी जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड बेड की सुविधा क्रिएट की जाए। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पर रिव्यू किया था और 100 ऐसे बेड जो ऑक्सीजनेटेड हों जहाँ पे इमरजेंसी में पेशेंट्स को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा सके, उसके लिए निर्देश दिए थे। तो हमारा जो यहाँ पे डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज है उसमें 100 की कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए प्रयासरत है। कल वहाँ 10 बेड एडिशन हो गई है और 1-2 दिनों में 30 बेड की सुविधा वहाँ पे और उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा पिछले कल जो पांवटा हॉस्पिटल है वो माननीय मंत्री जी के साथ वहाँ का दौरा किया गया। वहाँ पर भी 50 से ज़्यादा की कैपेसिटी जो है उसको भी हेल्थ सेंटर नोटिफाई करने 1-2 दिन में नोटिफाई कर दिया जाएगा और वहाँ पे 50 बेड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि जो ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनका सैचुरेशन जो है ऑक्सीजन का कम हो जाता है और इमीडिएटली उनको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता पड़ती है, उनको वहाँ पे एडमिशन करवाया जा सके। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जुनेजा, वहाँ पे 40 ऐसे बेड कैपेसिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हफ्ता के अंदर जो है कार्यान्वित हो जाएगा। इसके अलावा बड़ू साहब में जो हेल्थ सेंटर बना रहे हैं वहाँ पे भी 50 की कैपेसिटी आरंभ करने के लिए प्रयासरत है। उसके लिए जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आजकल लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो साईं हॉस्पिटल है नाहन में उसको भी हेल्थ सेंटर के रूप में जैसे CMO साहब की रिपोर्ट आती है उसको भी नोटिफाई कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन प्रयासरत है कि मैक्सिमम ऐसे ऑक्सीजनेटेड बेड क्रिएट किए जाएँ ताकि जो पेशेंट्स क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल्स आते हैं उनको बचाया जा सके और उनको अच्छी सुविधा दी जा सके। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद तृणमूल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे हमलों से सदर भाजपा उग्र हो गई है। सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुभाष ठाकुर की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर मुख्यालय में सांकेतिक प्रदर्शन किया और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर डीसी बिलासपुर रोहित जम्वाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद टीएमसी मुर्दाबाद 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 शर्म करो शर्म करो। वेस्ट बंगाल में हिंसा का तांडव हो रहा है और जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसके विरोध में हम महामहिम राष्ट्रपति जी को जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से हम आज यहाँ से मेमोरेंडम दे रहे हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और लोकतंत्र शासन प्रणाली का सबसे अच्छा शासन का एक शासन तंत्र और शासन करना की सरकार, लोकतंत्र की सरकार को सबसे अच्छा माना गया है। जिस तरह से 2 मई को वेस्ट बंगाल के चुनाव हुए और चुनाव के तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस को वहाँ से विजय मिली, हम विजय की बधाई देते हैं, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भी जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी
ने अन्य प्रदेशों में भी कई प्रदेश हैं जहां पर जीत हासिल की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस सभ्यता से, सौम्यता से इन सभी चीज़ों को लोकतंत्र में अपनाया भी है और एक उसको अपने कार्यकर्ताओं को उस दृष्टि से हमने एजुकेट भी किया है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में जो तांडव हो रहा है, उसके बाद 14 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या तृणमूल ने की है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कि यह ममता बनर्जी की जो सरकार है या हिंसा के ऊपर चल रही है। मैं यह कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीती है, लेकिन अपने आप ममता बनर्जी का जो घमंड था उसको वेस्ट बंगाल की जनता ने नंदीग्राम में उसको हरा के उसको तोड़ा गया है और आम जन जो हिंसा का शिकार बन रहा है उसके ऊपर हम महामहिम से कहना चाहेंगे कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में निजी बसों की हड़ताल लगातार जारी है। इस बीच लोगों को आवाजाही में किसी तरह की समस्या न आए, इसे लेकर परिवहन महकमा गंभीर है। सिरमौर जिला में भी पिछले 3 दिनों से निजी बसों के पहिए थमे हुए हैं। वहीं जिला में परिवहन महकमे द्वारा लोगों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं। नाहन बस अड्डा के अतिरिक्त प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि HRTC की बसें नियमित रूप से अपने रूट पर जा रही हैं। साथ ही डिमांड को देखते हुए कई रूटों पर अतिरिक्त बसें भी भेजी जा रही हैं। जैसा कि आजकल प्राइवेट बसों की हड़ताल चली है, उसके चलते ऐसा कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ पर भी अतिरिक्त बसें लगाने की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर अतिरिक्त बसें लगाई जा रही हैं और सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम 50% सीटिंग कैपेसिटी से गाड़ियाँ भेज रहे हैं और बाकी ऐसा कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे प्राइवेट बसेस बंद हैं उससे इतनी ज़्यादा सवारी नहीं है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं और हमारी बसें भी जो है मैक्सिमम जो रूटीन में चलती हैं वो खाली चल रही हैं, इतनी ज़्यादा सवारी कहीं नहीं है। बसें हमारे रूट से आ रही हैं, उसके बाद भी उनको सैनिटाइज कराया जा रहा है। रूट पर जाने से पहले भी सैनिटाइज कराया जा रहा है। चालकों परिचालकों को सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की हुई है और किसी प्रकार की ऐसी कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स वगैरह अवेलेबल कराए गए हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार के संरक्षण में हिंसा के आरोप लगाते हुए हिमाचल भाजपा ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इस संबंध में प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा के नेतृत्व में धर्मशाला के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा ने कहा कि 2 मई को पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों में ममता बनर्जी की हार और तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद ही तृणमूल सरकार के संरक्षण में हिंसा का तांडव और खून की होली खेलकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। DCG के माध्यम से मुहिम राष्ट्रपति को ये ज्ञापन सौंपा है क्योंकि जो पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में जो भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, भाजपा के दफ्तरों को जलाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल में TMC जीतने के बाद एक अराजकता का माहौल जो है वो पश्चिम बंगाल में बन चुका है। इसलिए हम राष्ट्रपति से डिमांड करते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए क्योंकि पिछले 2 सरकारों में भी ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री रही है जिनके हाथ में पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते हुए पिछले 2, 3, 4 दिनों से इतने लोगों की हत्या हो रही है और आगे भी क्या क्या होगा। इसलिए हम चाहते हैं, राष्ट्रपति से डिमांड करते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करें। सिरमौर जिला के दुर्गम इलाकों में भी कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य जोरों पर चल रहा है। रेणुका विधानसभा के दुर्गम क्षेत्र सियूं में दर्जनों लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित टीम विशेष रूप से क्षेत्र में टीकाकरण के लिए पहुंची। स्थानीय ग्रामीणों ने दुर्गम इलाके में घर द्वार पर कोरोना का टीका उपलब्ध करवाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सिरमौर जिला में अभी तक करीब 97,000 लोगों को कोविड का टीका लग चुका है। जो सियूं में हाई स्कूल सियूं में ये आज टीकाकरण हो रहा है, मैं मेडिकल विभाग का व प्रशासन का
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, अपने गांव वालों की तरफ से, कि जो ये इस दूर दराज क्षेत्र में टीकाकरण हो रहा है, इसके लिए मेडिकल विभाग बीएमओ संगढ़ा बधाई के पात्र है। मैं धन्यवाद करूंगा सीएमओ साहब का कि उन्होंने जो ये इस दुर्गम क्षेत्र में मेडिकल विभाग में जो कर्मचारी है उनकी ड्यूटी लगाई है। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 5 मई 2021 को राजकीय उच्च विद्यालय सीयू में कोविड-19 की दूसरी डोज लगाई जा रही है और इसमें लोग यहाँ आ ही रहे हैं। मैं इस विषय में बीएमओ संगढ़ा, सीएमओ नाहन तथा प्रशासन का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि इस कठिन इलाके में ये लोग हमारी सेवा कर रहे हैं और पुनः मैं एक बार प्रशासन तथा मेडिकल विभाग का धन्यवाद करना चाहूँगा। कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच बढ़ रहे संक्रमितों के मामले बेहद चिंताजनक है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी के चलते कोविड मरीज दम तोड़ रहे हैं। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में अभी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार और जिला प्रशासन अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना को अवसर समझकर ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे में उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता बनिक ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की डंपिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता बनिक ने बताया कि आपदा अधिनियम एक्ट के तहत आदेश जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडरों की डंपिंग करता है या फिर कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री विभाग, एसडीएम व अन्य अधिकारियों को पुलिस के साथ ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्देशों में औचक निरीक्षण करने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अभी हमीरपुर में ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन तौर पर निर्देश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी के घर या संस्थान में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है तो उसकी विस्तृत जानकारी प्रशासन को मुहैया करवाएं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में ऑक्सीजन सिलेंडरों की मात्रा पर्याप्त संख्या में मौजूद है और सरकार द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल के तहत ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरीजों को इलाज के लिए जरूरी सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं और जिला के कोविड केयर सेंटर में सरकार के निर्देशों के अनुसार ही पूरी व्यवस्था करवाई गई है। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया है कि लोग भ्रामक प्रचार से बचें और कोविड इलाज में लगे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से सलाह लेकर ही अपना उपचार करवाएं। देखिए, हमने अपने हाल ही में एक आदेश जारी किए हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, जिसमें हमने ये ऑर्डर्स किए हैं कि कोई भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडर या कोई भी और एंटिटी जो है अगर होर्डिंग करता है या कलेक्ट करके जो है वो कहीं रख लेता है अनऑथराइज तरीके से, या ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन रेगुलेटर्स को इस तरह से कहीं कालाबाजारी करता है, तो उसके खिलाफ जो है एक तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कार्रवाई होगी ही। उसके अलावा हमने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह इस तरह के काफ़ी सारे अधिकारियों को ऑथराइज किया है कि पुलिस के हेल्प लेके वो उन प्रीमाइसेस को जो है वो रेड कर सकते हैं और अगर उसमें कोई होर्डिंग पाई गई तो एक तो उनको जब्त कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। इसी के साथ साथ सभी लोगों से भी आह्वान किया है कि जिसके पास अगर स्टॉक सच में ऑक्सीजन का, किसी के पास सिलेंडर्स का पड़ा हुआ है तो वो उसको हमें जो है उसकी रिपोर्ट दे ताकि ज़रूरत पड़ने पे उनका इस्तेमाल किया जा पाए। तो इस तरह की कोई भी अगर ऐसी पुख्ता अभी तक जानकारी कोई इस तरह की अभी हमीरपुर में नहीं मिली है, बट ये ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ऑर्डर जारी किए हैं जहां पे लोग अक्सर देखा गया है और भी जगहों में कि होर्डिंग और कालाबाजारी जो है वो करते पेश आए हैं। तो ताकि हमीरपुर में ऐसी स्थिति ना आए, इसी को चलते हमने ऑर्डर्स किए हैं।
पुलिस थाना मैक्लोडगंज के अंतर्गत आने वाले मनियाला गांव के नाले में 27 अप्रैल को एक युवक का शव मिला था, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस से मांग की थी कि मृतक युवक के साथ मौके पर जो अन्य लोग थे उनसे कड़ी पूछताछ की जाए। फिलहाल अभी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऐसे में मृतक के परिजनों ने एसपी कांगड़ा दिनेश कुमार से मुलाकात की और उन्हें शिकायत पत्र सौंपा। परिजनों का कहना है कि उन्हें हर स्थिति में न्याय चाहिए। मनियाला गांव के नाले में 27 अप्रैल को एक युवक का शव मिला था। मृतक के परिजनों ने एसपी कांगड़ा से न्याय की गुहार लगाई है। बुधवार को मृतक युवक के परिजनों ने एसपी को इस संबंध में लिखित शिकायत पत्र सौंपा। परिजनों का कहना है कि मृतक युवक नीरज 26 अप्रैल से लापता था, लेकिन उसका मोबाइल एक्टिव था और 27 अप्रैल को उसका शव नाले में बरामद हुआ था। परिजनों की मांग है कि मृतक के साथ जो भी युवक थे उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाए, जिससे कि यह पता चल सके कि नीरज की मौत कैसे हुई है। परिजनों का कहना है कि मृतक की कैप और स्कूटी की चाबी सही तरीके से रखी हुई पाई गई, जबकि उसका शव नाले में मिला। परिजनों ने एसपी को लिखित शिकायत पत्र सौंपकर इस मामले में गंभीरता से जांच करके न्याय दिलाने की मांग की है। मृतक युवक के चाचा स्वरूप कुमार ने कहा कि उनके भतीजे का शव नाले में मिला था। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। उन्होंने बताया कि मेरा भतीजा 26 अप्रैल से लापता था, लेकिन उसका फोन चल रहा था और 27 अप्रैल की दोपहर उसका शव बरामद हुआ, जिसकी शिकायत मैक्लोडगंज थाना में दर्ज करवाई गई थी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में गंभीरता से जांच करते हुए न्याय दिलाया जाए। हमें अचानक ना पता चला और हमारे एक भतीजे की डेथ हो गई है, उसकी डेड बॉडी मिली थी हमें, और इसलिए हम पुलिस प्रशासन के साथ ये गुहार लगाते हैं कि हमें न्याय दिलवाया जाए। मतलब 26 तारीख को गया था और 26 तारीख से लापता फ़ोन चल रहा था उसका, और 27 तारीख को 2:30 या 2:30 बजे के बीच में हमें ये उसकी डेड बॉडी मिली थी। कोई शिकायत भी दर्ज है? शिकायत आज हमने ऊपर मैक्लोडगंज थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी 27 तारीख को, और 27 को उनकी सहायता के अनुसार हमने जो GPS था उसकी बाइक थी, उसके बाद बाइक GPS से हमने उसको पुलिस की मदद मिली, लेकिन हमने ढूंढा उसको खुद अपने आप से ही। वहीं एसपी कांगड़ा दिनेश कुमार ने बताया कि 26 अप्रैल को मृतक नीरज की माता ने पुलिस थाना मैक्लोडगंज में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिसकर्मी युवक को ढूंढने गए थे और पुलिस को युवक का शव नाले में बरामद हुआ था। उन्होंने बताया कि वह खुद मौके पर गए थे और उनके साथ फॉरेंसिक लैब की टीम भी गई थी। मौके से साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। जो सूचना मिली है उसके तहत 3 लड़के थे। जो भी मौके पर मिला है उसे कब्जे में लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर बिसरा भी प्रिजर्व करवाया है। जो भी साक्ष्य मिले हैं उन्हें केमिकल जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। मोबाइल डाटा एनालिसिस करने के उपरांत जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है। इस मंथ की करीब 26-27 की बात है कि पुलिस थाना मैक्लोडगंज में एक कंप्लेंट करी थी जो मृतक है उसकी मदर ने, जिस पर जो है थाना से हमारे कर्मचारी उनके साथ उसको ढूंढने गए थे। तो एक लड़का जिसका नाम नीरज है उसकी बॉडी जो है वो एक पहाड़ी से नीचे नाले में पाई गई थी, और मौका पर मैं खुद भी गया था और FSL की टीम भी वहाँ पे गई थी। तो मौका को सारा देखा और मौका पे जो भी एविडेंस हमें मिले हुए हैं उनको सारा कलेक्ट कर दिया गया है, और ये पाया जा रहा है कि ये 3 लड़के थे जिन्होंने वहाँ पे कुछ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस भी लिए हैं। तो बॉटल्स वगैरह भी वहाँ पे हमें मिली थी, और वो सारी हमने कब्जे में लेके, और जो अन्य एविडेंस हमें मिले हैं बॉडी को हमने वहाँ से उस दिन लोकल गाँव वासियों की सहायता से निकाल के उसका पोस्टमार्टम करवाया और उसका विसरा भी प्रिजर्व करवाया है। और ये सारी चीज़ें हमने केमिकल एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दी हैं, और उस लड़के का जो मृतक है उसका मोबाइल भी हमने लिया है, और जो 2 लड़के जिन्होंने उसके साथ शराब पीना पाया जा रहा है उनका भी मोबाइल हमने लेके जो है उनको FSL में भेज दिया है, और FSL में उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी एनालिसिस की जाएगी, और जो डाटा एनालिसिस के बाद जो भी आएगा वो उस हिसाब से इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। बंगाल चुनावों में हुई भाजपा की हार के बाद हुई हिंसा के विरोध में भाजपा मंडल सोलन द्वारा राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य व भाजपा नेता डॉक्टर राजेश कश्यप की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त सोलन केसी चमन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा।
भाजपा ने मांग की है कि तुरंत प्रभाव से पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए व वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे वेस्ट बंगाल में जिस तरह से जो है आज कहर ढाया जा रहा है, जिस तरह से एक बहुत बड़ा जिनोसाइड वहाँ पे जिस तरह से हत्या की जा रही है, महिलाओं का रेप किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के 9 कार्यकर्ता जो है उनका हत्या की गई है, उसके संबंध में जो है आज हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया माननीय आयुक्त श्री केसी चमन जी को, और उसके माध्यम से हमने ये उनके माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ये गुहार लगाई है कि जल्दी से जल्दी अगर हो सके तो ये जो ममता बनर्जी की सरकार बनी है इसको बर्खास्त किया जाए और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। कोविड महामारी के इस दौर में अब पूर्व सैनिक भी अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आएंगे। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक एवं उपायुक्त हमीरपुर ने बताया कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय व भारत सरकार की ओर से भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं स्वयंसेवक के रूप में लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत हिमाचल प्रदेश में भी निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग ने प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी स्वेच्छा से मदद करने की उपलब्धता के बारे में जानकारी मांगी है। विभाग ने अपनी वेबसाइट पर एक फॉर्मेट तैयार किया है जिसमें भूतपूर्व सैनिक अपनी जानकारी साझा कर सकता है ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद ली जा सके। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक एवं उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता बनिक ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति अभी तक अन्य राज्यों की तुलना में सामान्य है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में स्वयंसेवक के रूप में सेवाएं देने के लिए अपना नाम विभिन्न कार्यों के लिए सैनिक कल्याण विभाग में दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि कोई भी पूर्व सैनिक जिस कार्य क्षेत्र में निपुण हो वह उसी क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए अपना नाम दर्ज करवाएं। उन्होंने बताया कि इस बारे में एक प्रपत्र सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट www.swd.hp.gov.in पर अपलोड किया जा रहा है। पूर्व सैनिक इस फॉर्म को भरकर विभाग के आधिकारिक ईमेल dirhp@nic.in पर भेज सकते हैं। जितने हिमाचल में पूर्व सैनिक है, क्योंकि हिमाचल को हम वीर भूमि भी कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिक हमारे स्टेट में हैं जिन्होंने अपने सर्विस काल में जो है अलग अलग क्षेत्र में जो है अपनी सेवाएं दी हैं। क्योंकि आर्मी की मेडिकल विंग भी होती है, दूसरी सर्विसेज भी होती हैं जुड़ी हुई, जो हमारी शायद इस कोविड की इस तरह की के दौर में उनकी सेवाएं जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो हमने सभी से आह्वान किया है कि स्वेच्छा से वॉलंटरी बेसिस पे जो है सामने आके अपनी सर्विसेज जो हैं वो हमें दें और अपनी जो है इच्छुकता जो है अपने एक हमने फॉर्मेट बनाया है उसके तहत जो है अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे वो अवेलेबल है, उससे हमें बताएं कि आप हमने उस फॉर्मेट में आप डिटेल्स जो है एक सर्विसमैन के, उसके अलावा उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ जब वो सर्विस में थे वो क्या थी वो भी पूछा है। इसके साथ साथ उनसे ये भी पूछा है कि वो किस ज़िले में अपनी सेवाएं प्रेफर करेंगे देना, और साथ साथ ये भी पूछा है कि कोविड पेशेंट्स के से जुड़ा हुआ कोई सर्विस, जैसे कि अगर वार्ड में ड्यूटी की ज़रूरत पड़े या एम्बुलेंस में ड्यूटी की ज़रूरत पड़े या इस तरह की कोई अगर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या वो उस सेवा को देने के लिए अलॉन्ग विथ नेसेसरी प्रिकॉशंस इस तरह की सेवा को देने के लिए इच्छुक है कि नहीं, वो भी उस फॉर्मेट में मांगा गया है। तो हम एक डेटाबेस तैयार करने का हम उम्मीद करते हैं इस ऐसे एक सर्विसमैन की जो स्वेच्छा से वॉलंटरी बेसिस पे सामने आके अपनी सेवाएं हमें दे सकते हैं और कोविड की इस लड़ाई में हमारे सहभागी बन सकते हैं। बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर हमीरपुर भाजपा मंडल ने धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम हमीरपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। भाजपा हमीरपुर मंडल के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने कहा कि बंगाल के चुनाव परिणामों के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरह भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है उसकी वे कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में हो रही हिंसा के चलते भाजपा कार्यकर्ता परिवार सहित बंगाल से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये पोस्ट इलेक्शन जो हिंसा हुई है बंगाल में उसके खिलाफ है। जो ममता बनर्जी की सरकार जो है वो गुंडागर्दी पे उतारू है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको जान से मारा जा रहा है।
बहुत सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें मारे गए हैं हिंसा में। और इलेक्शन के बाद इनका जो नंगा नाच है गुंडागर्दी का, ममता बनर्जी के गुंडों का और टीएमसी का, वो चला हुआ है। और हमारे जो वर्कर्स हैं उनको घरों से घसीट करके बाहर लाया जा रहा है, मारा जा रहा है। लड़कियों को, बहनों को, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। लोग पलायन करने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। बंगाल छोड़ करके असम में और दूसरी जो सीमावर्ती जो राज्य हैं उनमें पलायन कर रहे हैं हमारे लोग। तो ये जो भय का माहौल है, इससे छुटकारा पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हर मंडल स्तर के ऊपर वो अपना धरना प्रदर्शन करे और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को एसडीएम के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपे कि ममता बनर्जी की सरकार को इसको बर्खास्त किया जाए, इसको सरकार बनने का मौका ना दिया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति राज जो है वो लागू किया जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी मंडल हमीरपुर की मांग है और भारतीय जनता पार्टी मंडल हमीरपुर इसी संदर्भ में माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को आज ज्ञापन सौंपने जा रही है। नगर निगम शिमला के डोर टू डोर कूड़ा एकत्र करने वाली सेहत सोसाइटी निगम से काफी समय से 4914 का वित्तीय लाभ जारी करने की मांग कर रही थी, जिसको लेकर यूनियन ने नगर निगम को 6 मई तक का अल्टीमेटम भी दिया था। ऐसे में नगर निगम ने यूनियन की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। यूनियन के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि यूनियन काफी समय से एरियर सहित वित्तीय लाभ का भुगतान करने की मांग कर रही थी, जिसको लेकर नगर निगम ने उनकी मांग को मान लिया है। ऐसे में अध्यक्ष ने कहा कि यूनियन वीरवार से अपना कार्य सुचारू रूप से करेगी। हमने इनको जो डिमांड चार्ट दिया था अपना 4914 को लेकर दिया था, जो कि अब ये लोग मान गए हैं, क्योंकि पत्राचार के माध्यम से हमें पता लगा है कि ये आज से डालना शुरू कर देंगे। पर हमें ये पूरा पता नहीं कितना कितना ये डाल रहे हैं, ये हमें अभी भी कोई पता नहीं है। इसलिए हम आज आयुक्त महोदय से बैठक करेंगे, फिर उनसे बात करते हैं कि कितना कितना किस किस के अकाउंट में जाएगा। 9 साल वाले को कितना देंगे, 4 साल वाले को कितना देंगे, 15 साल वाले को कितना देंगे। मिला नहीं है ये वित्तीय लाभ जो है 4914 का भी मिला नहीं हमें, क्योंकि ये डिमांड जो हमने पहली बार इनको 5 फरवरी 2021 को दी थी। इन्होंने हमसे समय मांगा था, 31 मार्च तक का समय दिया गया था। फिर बीच में इन्होंने ये डिमांड हमारी पूरी नहीं की 31 मार्च तक, फिर अप्रैल भी चले गए। इस कारण जो है हमारे कर्मचारियों में रोष ज़्यादा होगी, इसलिए हमने डिमांड चार्ट फिर दोबारा इनको दिया। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी और पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ करने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता पिछले दिन से पूरे देश में सड़कों पर उतर गए हैं। राजधानी शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मेहता ने कहा कि शिमला के सभी भाजपा कार्यकर्ता बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वहां के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है वे बेहद निंदनीय है। आज पूरा भारत देश पश्चिम बंगाल को 2 तारीख को जो चुनाव परिणाम के नतीजे आए हैं, उसके बाद जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, उपद्रवी लोगों द्वारा और तृणमूल कांग्रेस के ही नेताओं के संरक्षण में जो गुंडागर्दी, जिस तरह की आगजनी, तोड़फोड़, ये घटनाएं जो है 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और आज 5 तारीख तक लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। आज जिस तरह का माहौल डेमोक्रेसी के अंदर में जो निर्णय स्वागत योग्य होना चाहिए था, वो उल्टा वहाँ पर गुंडागर्दी के ऊपर में वहाँ तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में वहाँ के गुंडा तत्व आज भाजपा कार्यकर्ताओं के लोगों को की हत्याएं कर रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसी विरोध में आज जिला शिमला यहाँ पर जिलाधीश महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने वाली है। हम मांग कर रहे हैं कि तुरंत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वहाँ पर कोई सुरक्षा
व्यवस्था के नाते केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती वहाँ हो और वहाँ पर जिस तरह से डरे हुए सहमे हुए जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करें। इस मांग को लेकर के आज हम एसडीएम के माध्यम से भी और जिलाधीश के माध्यम से भी एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेज रहे हैं। छात्र अभिभावक मंच ने शिक्षा निदेशालय द्वारा निजी स्कूलों की फीसों के संदर्भ में जारी की गई अधिसूचना के बावजूद अभिभावकों को बार बार मैसेज भेजकर फीस जमा करवाने के लिए मानसिक दबाव बनाने व जिन बच्चों ने अभी फीस जमा नहीं की है उन्हें ऑनलाइन क्लासेस से बाहर करने पर निजी स्कूल प्रबंधन की निंदा करते हुए इसे तानाशाही करार दिया है। मंच ने शिक्षा निदेशक से स्कूल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मंच का कहना है कि निजी स्कूल की तानाशाही के खिलाफ 6 मई को शिक्षा निदेशक से मुलाकात करके इस मसले को उठाया जाएगा। छात्र अभिभावक मंच ने शिक्षा निदेशालय ने जो दयानंद पब्लिक स्कूल के संदर्भ में अधिसूचना जारी की है उसका स्वागत किया है और ये मांग की है कि ये अधिसूचना जो हिमाचल प्रदेश के अंदर तमाम निजी स्कूल है उसके संदर्भ में निकाली जाए, क्योंकि 5 दिसंबर 2019 को जो शिक्षा निदेशालय ने अधिसूचना जारी की थी उसमें ये साफ तौर पर कहा था कि बगैर जनरल हाउस के कोई भी फीस वृद्धि कोई भी निजी स्कूल नहीं कर पाएगा। लेकिन हुआ क्या कि वर्ष 2020 में भी और वर्ष 2021 में भी लगभग 15% से लेकर जो है 50% तक की फीस वृद्धि जो है विभिन्न निजी स्कूलों ने की है, जिससे अभिभावकों पर एक बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ जो है पड़ा है। तो ये फीस वृद्धि हो नहीं सकती थी सरकार के आदेशानुसार, लेकिन ये सब कुछ किया गया है। तो जो अधिसूचना जारी की है दयानंद स्कूल के संदर्भ में उसको पूरे स्कूलों के संदर्भ में जारी किया जाए। हम फिर कहना चाहते हैं कि जिस तरीके की लूट निजी स्कूल कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, ट्यूशन फीस मनमाने तरीके से वसूल रहे हैं, एनुअल चार्जेस को वसूलने के लिए पेरेंट्स पर दबाव बना रहे हैं, जो पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से बाहर कर रहे हैं, पेरेंट्स को डराया धमकाया जा रहा है, मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और जो 5 दिसंबर 2019 के जो अधिसूचना है शिक्षा निदेशालय की, वो अधिसूचना अक्षरशः लागू होनी चाहिए, क्योंकि इस अधिसूचना में स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया था कि बगैर जनरल हाउस के कोई भी फीस वृद्धि नहीं हो सकती है, जिसको निजी स्कूलों ने पूरी तरह अनदेखा किया है और इस पर जो है कोई भी कार्रवाई जो है नज़र नहीं आती है सरकार की ओर से। तो शिक्षा निदेशक से ये मांग रहेगी कि दयानंद स्कूल की तर्ज पर ही सभी निजी स्कूलों के लिए इस तरीके की अधिसूचना जारी करके और न केवल अधिसूचना जारी करके बल्कि उसको हकीकत में लागू करके जो है अभिभावकों को न्याय प्रदान किया जाए और फीस वृद्धि पर अंकुश लगाया जाए। राजधानी शिमला में महान कलाकार नेक चंद द्वारा वेस्ट मटेरियल से बनाई गई स्टैच्यू की अब नगर निगम हालत सुधारेगा। शिमला नगर निगम ने स्टैच्यू को चंडीगढ़ में नेक चंद के पुत्र के पास इनकी मुरम्मत करवाने के लिए भेजने का फैसला लिया है। शहर में अभी नगर निगम को 15 ऐसे स्टैच्यू मिले हैं जिनकी हालत खस्ता है। नेकचंद के बेटे अनुज सैनी ने नगर निगम को इन स्टैच्यू की खस्ता हालत पर आयुक्त को पत्र भेजकर इनकी हालत सुधारने को कहा था। वहीं अब नगर निगम ने उन्हीं को ही इसकी हालत सुधारने का जिम्मा सौंपा है। नगर निगम के आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि शिमला शहर में महान कलाकार नेकचंद द्वारा करीब 25 साल पहले वेस्ट मटेरियल से स्टैचू बनाए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इनकी हालत अब खस्ता हो चुकी है। इसको लेकर नेकचंद के बेटे ने उन्हें पत्र लिखा था और अब इनकी हालत सुधारने का उन्होंने आग्रह किया था और शहर में कितने स्टैचू है इसके बारे में जानकारी देने के लिए भी कहा था। नेकचंद के बेटे को ही इनकी मुरम्मत करने को कहा गया है। साथ ही उन्होंने और भी स्टैचू शहर को देने को कहा है। बता दें 1988 में प्रदेश सरकार की ओर से प्रदर्शनी के लिए नेकचंद को शिमला बुलाया गया था और उन्होंने शिमला शहर को 25 के करीब स्टैचू भेंट किए थे। बहुत सालों तक कुछ एक स्टैचू शिमला माल रोड के पास खादी भंडार के सामने के पार्क में रखे गए। इसके बाद पार्क का विस्तार किया गया, जिसके बाद बहुत कम स्टैचू माल रोड और लक्कड़ बाजार वाली तरफ नजर आए, जिनकी देखरेख न होने की वजह से इनकी हालात खराब बनी हुई है। ये हाँ शायद पहले ये हाईलाइट नहीं हुई चीज और नोटिस में अथॉरिटीज़ की नहीं आई होगी, तो जिसके कारण इसको पहले नहीं करवा पाए और शायद रास्ता भी नहीं था, क्योंकि अब उन्होंने खुद आके अपना ऑफ़र किया है और उनकी इमोशनल अटैचमेंट भी है ऑब्वियसली कि उनके फादर ने ये डोनेट किए थे, तो इसलिए एक रास्ता भी दिख रहा है अब और अब हम इसको ठीक करने का सोच रहे हैं। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।